अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज जो है हम हीर और रांझा की दास्तान तो आप लोगों ने सुनी होगी। तो आज हम जो है हीर के शहर झंग से जो है एक बहुत ही इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स जिनकी रिसेंटली जो है रिकमेंडेशन हुई है एज आ लेक्चरार केमिस्ट्री के अंदर, उनका इंटरव्यू लेके आपकी खिदमत में जो है हम हाजिर हुए हैं। इनका नाम जो है मोहम्मद नदीम है। रिटन एग्जाम के अंदर इनके जो मार्क्स हैं 59.25 हैं और इंटरव्यू के अंदर इनके जो मार्क्स बने हैं 64 बने हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं मोहम्मद नदीम से। अस्सलाम वालेकुम नदीम, क्या हाल चाल है आपके? और आपको जो है बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से और हमारे नाजरीन की तरफ से भी। Walaikum salam. Thank you so much for your congratulations. Congratulations, you too, brother. थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा सर, ये बताएं कि आजकल जो है आपकी क्या मसरूफियात हैं, आजकल जो है आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा इसके बारे में जो है नाजरीन को बताएं। जी, अगर मैं अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड की तरफ नजर डालूं तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि मैंने बीएस केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से 2020 में कंप्लीट किया। तो चूंकि 2020 में भी सीट्स अनाउंस हुई थी, लेकिन चूंकि कोविड सेशन की वजह से हमारा सेशन थोड़ा डिले हो गया था, तो डीएमसी ना मिलने की वजह से मैं उसे अटेम्प्ट नहीं कर सका। तो फिर ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी। और इस दौरान मैंने पीजीसी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फतेहपुर लिया डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाया। और रिसेंटली मैं जो वर्क कर रहा हूँ विद स्टार एकेडमी लाहौर तौसा कैंपस में एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट एफएससी एज वेल एज इंटर टेस्ट में पढ़ा रहा हूँ। तो माशाल्लाह जो है आप एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं इस दौड़ में जो शामिल हुए इस दफ़ा। अच्छा ये जी बताएं कि आपने अभी जिक्र किया जैसे कि आपने जो अपनी बीएस की वो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से की। तो आपने क्या जी ये मेन कैंपस से की थी या किसी सब कैंपस से जो है आपकी डिग्री है ये? जी, टू बी प्रिसाइजली आई वुड लाइक टू से दैट मैंने ये मेन कैंपस से नहीं की, बल्कि मैंने उसके सब कैंपस लिया से किया। तो सर अगर ये आपने लैया से की है तो मेरी तरफ से आपको सल्यूट हो सबसे पहले तो सल्यूट की मच। वजह यह है कि जीसी के जो हैं काफ़ी सारे सब कैंपसेस हैं। मुल्तान में भी जो हैं काफ़ी सारे इदारे जो हैं उससे एफिलिएटेड है। यकीन माने मैंने इन इदारों का जो विज़िट किया है, मेरा भी एक्सपीरियंस चूंकि रहा है। तो शायद बच्चे पढ़ने नहीं चाहते या टीचर्स पढ़ाना नहीं चाहते, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट इन इदारों में मुझे देखने को मिला है। बच्चे जो हैं इंटरेस्ट नहीं होते पढ़ाई की तरफ। लेकिन आप एक ऐसे बैकग्राउंड से एक सब कैंपस से उठ के जो है अगर 6,000 लोगों की दौड़ में जो है 27वें नंबर पे आ गए हैं, तो ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर कट है कि मेहनती तो आप हैं। एक्सपीरियंस भी अब आपको हो गया है पढ़ा पढ़ा के। तो थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताएं कि आपने जो है अपनी ये जो जर्नी है मीन्स जो तैयारी है स्पेसिफिक, क्योंकि अगर आपने टारगेट एक सेट किया होगा सबसे पहले तो कि मैंने लेक्चरार भर्ती होना ही होना है, तो उसके लिए डेफिनेटली आपने जो है एक तैयारी जो है एक रोड मैप बनाया होगा, उसी के लिहाज से वो तैयारी की होगी। तो उस तैयारी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली जो है हमारे नाजरीन को बताएं कि आपने जो है तैयारी है किस तरीके से की है। जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी द चांस टू एक्सप्लेन माय एक्सपीरियंसेस। ओके, तो मैं अगर इसमें सबसे पहले अगर ऐड करूं तो मैं सबसे पहले ये ऐड करना चाहूंगा कि हमें एफएससी पर ग्रिप होनी चाहिए। उसके बाद इंटर टेस्ट पर ग्रिप होनी चाहिए। और इसके लिए मैं अपने अदारे का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस दौरान काफ़ी फैसिलिटेट किया और मुझे कुछ रिलैक्सेशन भी दी ताकि मैं इसमें तैयारी को कंटिन्यू कर सकूँ। सही। तो जो मेरा इसमें टेस्ट को तैयार करने का जो एक्सपीरियंस रहा है, उसमें मैं एक चीज़ के ऊपर काफ़ी तौर पर फोकस करता हूँ कि मैंने 100% मार्क्स नहीं लेने, मैंने 90% भी मार्क्स नहीं लेने, मैंने जस्ट 70% मार्क्स लेने। तो मैं इस हवाले से ना सिर्फ उतनी सी तैयारी करता हूँ कि मैं उसमें ना आसान आसान चीजों को अच्छे से ग्रिप उसके ऊपर हासिल कर लूँ और उसमें से पास आउट हो जाऊँ। मोस्टली ये होता है कि हमें 70% मार्क्स लेने के लिए पढ़ना पड़ता है, 80% मार्क्स लेने के लिए उससे डबल पढ़ना पड़ता है, और 90% मार्क्स लेने के लिए उससे 4 गुना ज्यादा पढ़ना है, क्वाड्रपल उससे पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल और ऐसे ही फिर है, जब आपको बिल्कुल ऐसे 95 और जितना आपकी वो परसेंटेज बढ़ती जाती है, आपको जो एफर्ट होती है ना वो मल्टीप्लाई होती चली जाती है। तो हमारे पास चूंकि टाइम कम था, फर्स्ट अटेम्प्ट थी, तो मैंने कहा कि मेरे अगर टेस्ट भी पास हो जाता है ना तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। मेरा अगर चांस सिक्योर हो जाता है, मेरा चांस भी नहीं जाया था।
तो मैं सबसे पहले थैंकफुल हूँ डॉक्टर तारिक रियाज साहब से, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लिया में, और मेरे यूनिवर्सिटी के टीचर भी हैं। और उनकी फर्स्ट अटेम्प्ट थी असिस्टेंट प्रोफेसर की 2017 में, और वो सिलेक्ट हुए। वो पीपीएससी के प्रिपरेशन करवाते रहे मुझे जूम लेक्चर्स के थ्रू। ठीक है, तो सबसे बड़ी डेडिकेशन उनकी है। तो मेरे ख्याल में हमें एफर्ट्स के साथ साथ एक प्रॉपर ओरिएंटेशन की भी जरूरत है कि हमें किस फील्ड में कहाँ तक। तो हमारे सर बार बार यही कहते थे कि एफएससी से बाहर ना निकलो, एफएससी से बाहर ना निकलो, एफएससी को ही फोकस रखो, आपसे एफएससी ही पूछी जाएगी और आपने भूल जाना है। अच्छा, तो बिल्कुल सबसे आप पहले मैं बिल्कुल कहूँ। जो है आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि बेसिक जो है, देखें अगर बुनियाद बिल्डिंग जो होती है उसकी बुनियाद जो है, उसके लिए सबसे बिल्कुल पहले आपको बुनियाद रखनी पड़ती है। किसी भी इमारत की तामीर के लिए बुनियाद जो है वो रखनी पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने लेक्चरर केमिस्ट्री भर्ती होना है तो आपको जो बेसिक है, बेसिक 9 10 या बेसिक एफएससी जो है, अगर वो ही आपको नहीं आएगी तो वो इमारत जो है वो बिल्कुल कैसे खड़ी होगी आगे जाके। तो कोई स्पेसिफिक बुक जो है जो आपने, या आपने जो है जो एक सिलेबस होता है, मींस 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और जो आपके बीएस में जो पढ़ा आपने उसी को ही टोटल कंसल्ट किया, या इसके अलावा कोई ऐसी बुक जो आपने ज्यादा प्रेफर की अपनी तैयारी में? जी। अगर मैं इसमें बताता चलूँ तो नाइट एथ को मैंने ना कभी पढ़ाया और ना मैंने उससे पढ़ा, जो कि मेरी एक बड़ी मिस्टेक थी। इसके बाद अगर मैं बताता चलूँ तो एफएससी को मैं पढ़ा चुका था, और मैंने ज्यादातर फोकस किया है इंट्री टेस्ट के ऊपर। इंट्री टेस्ट से मेजर कॉन्सेप्ट्स ले लिए जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अगर मैं इससे भी ज्यादा अगर बात करूँ, तो चूंकि एफएससी को तो मैं पढ़ा चुका था, लेकिन इससे थोड़ा सा अबव मैं बात करूँ तो मैंने पियर्सन्स की केमिस्ट्री जो थी, पियर्सन्स का वॉल्यूम 1, पियर्सन्स का वॉल्यूम 2, इसके अलावा एररस केमिस्ट्री, तो इन दो बुक्स को मैंने कंसिडर किया और इनको मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया। अच्छा, याद रखें मैं फिजिकल केमिस्ट्री को और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने सिर्फ पढ़ा था। मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा कि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ सकूं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने सिर्फ एफएससी लेवल तक ही तैयार की। सही। चले, तो बस ये ऑर्गेनिक दो जो है ही मैं। इंशाल्लाह, ऑर्गेनिक जो है जब भी हमसे मुलाकात होगी तो ऑर्गेनिक जो है हम आपस में जो है डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कुछ आप अपने कंसेप्ट बताइए, कुछ मैं अपने कंसेप्ट बताऊंगा, तो इंशाल्लाह जो है हम मैनेज करेंगे इस डिस्कशन को। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं कि तैयारी आपने की, पेपर में जाके बैठे, क्योंकि आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट थी, आपको अंदाजा नहीं है कि 2021 का पेपर जो था वो कैसा हुआ या कैसे आया था, या उससे पहले जो एग्जाम हुआ वो कैसा आया था। तो बिल्कुल फ्रेश थे आप जाके। आपके लिए जो पेपर होगा जो आया इस दफा, आसान होगा, क्योंकि पेपर जो था इस दफा जो अब आया 2022 के अंदर, काफी कुछ जो है वो, मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ पोर्शन एफएससी से भी है, कुछ पोर्शन आपकी बीएस से भी है, कुछ ना कुछ मैट्रिक से, कुछ ना कुछ पार्ट्स हैं। तो जी आपको जी। जो है कैसा फील हुआ एग्जाम में बैठ के, और कितना कॉन्फिडेंट थे देने के बाद, रिटर्न के बाद जब रूम से निकल रहे थे, कि कितने मार्क्स आपकी उम्मीद थी कि कितने आ जाएंगे, और कितने एमसीक्यूज आपने लगाए थे टोटल? अगर मैं इसमें सबसे पहले बात करूँ, तो जैसे ही मेरा टेस्ट स्टार्ट हुआ तो मैं वहीं पे थोड़ा सा मैंने एक बार परेशानी जाहिर की, क्योंकि उसमें ये था कि मैंने कहा मैं तो अपने प्रोफेसर से ये डिस्कस ही नहीं करके आया कि कितने एमसीक्यूज कौन कौन से करने चाहिए। तो फिर मैंने ऑन द स्पॉट वहीं पर ही टेस्ट शुरू होने से पहले अपनी पॉलिसी बनाई, और मैंने उस ऑन द स्पॉट पॉलिसी ये बनाई कि अगर मेरे 60 एमसीक्यूज, जो मुझे 100% कन्फर्म है कि मेरे 60 एमसीक्यूज ठीक है, तो इसका मतलब अगर मेरे 40 गलत भी हो जाते हैं ना, तो उनकी नेगेटिव मार्किंग से मेरे 50 मार्क्स बन जाएंगे, और 50 मार्क्स एनफ है पास होने के लिए। तो मैंने कहा कि अगर मैंने सबसे पहले 60 को कन्फर्म करना है, और बाकी सारे जो होंगे ना, मैं अपने रिस्क की भी हाफ पर उनको मैं टच करूंगा। अगर 40 में से 10 भी ठीक हो गए तो +10 हो जाएंगे, अगर नहीं भी होते तो इससे कोई मसला नहीं होने वाला। तो ऑन द स्पॉट पॉलिसी बनाई। जैसे टेस्ट स्टार्ट हुआ तो मैंने उसको ना उल्टी साइड से स्टार्ट करता हूँ। रिवर्स तो उल्टी साइड से? साइड पर एट द एंड, जैसे एट द एंड जो होता है ना, वहां पे जीके होता है, और जीके बहुत आसान है मेरे लिए। उसकी रीजन ये है कि मैं चूंकि पीपीएससी के तहसीलदार टेस्ट की तैयारी करता रहा हूँ, लेकिन मैं टेस्ट दिया नहीं है। तो चूंकि जिस वजह से मेरा जनरल नॉलेज काफी स्ट्रांग था, तो मैंने उस पोर्शन से स्टार्ट किया। तो जनरल नॉलेज को टच करते हुए काफी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। और जैसे जैसे मैं उसमें फ्रॉम बॉटम टू टॉप मूव करता गया, तो मुझे काफी आसानी हुई। जब मैंने अपने 100% ऐसे एमसीक्यू जिनमें मैं 100% श्योर था मैंने कर चुका, तो मैंने देखा कि वो तो तकरीबन 75 80 बन रहे। मैंने कहा बाकी तो जस्ट 20 रह गए। मैंने उनके ऊपर भी काफी वो लगा के थोड़ा सोच विचार करके, तो उसमें करीबन 90 तक एमसीक्यूज को मैंने क्लिक कर लिया। फिर 10 एमसीक्यूज बच चुके थे, तो मैंने कहा कि अब 10 का भी रिस्क ले लेते हैं। तो
फिर वो कलमा शरीफ पढ़ना शुरू किया, जहाँ पे खत्म होता वहां पे लगा। तो मैंने कहा रिस्क नहीं लेते। 95 एमसीक्यूज को मैंने क्लिक किया। तो आफ्टर टेस्ट मैंने उनकी जब की को चेक किया या मुख्तलिफ सोर्सेज से कंफर्म किया, एक दो एमसीक्यूज गलत भी थे। तो करीबन मेरे ना 71 एमसीक्यूज ठीक बन रहे थे, 5 को मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। तो उनकी नेगेटिव मार्किंग से डिडक्शन करके मेरे करीबन 65 मार्क्स एक्सपेक्टेड थे, लेकिन अच्छा। 65 मार्क्स मेरे आए नहीं। मेरे जो मार्क्स आए वो 59.25 आए। सही। तो यहाँ से ये कंसिडर किया जा सकता है कि मैंने 80 एमसीक्यूज कन्फर्म लगाए, जिसमें से मेरे 71 ठीक हुए। और 71 की बेस पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे होंगे करीबन 65, और उन एक्सपेक्टेशन में से भी मेरे एक्चुअल में जो आए वो कम आए। तो सही। आपकी जो एक्चुअल यील्ड है वो मेरे ख्याल में 20% लेस है थ्योरेटिकल के। माशाल्लाह। अच्छा। तो अक्सर जैसे कहा भी जाता है कि किस्मत जो है ना वो बहादुरों का साथ देती है, तो आपने जो है थोड़ी दिलेरी का मुजाहरा किया कि आप 100 तक गए, मेरिट में आ गए। अगर थोड़ा सा भी बंदा वहां पे जाके सस्यो पंच में मुब्तला हो जाता है कि ना लगाता, तो देखें सीट जो थी वो तो लिमिटेड थी, आपको भी पता है। 29 सीट्स, 156 कैंडिडेट जो हैं वो कॉल होने थे इंटरव्यू के लिए। और इस डिसिप्लिन के अंदर केमिस्ट्री, जिसके अंदर यकीन माने सबसे ज्यादा कंपटीशन अगर नेचुरल साइंसेस के अंदर किसी सब्जेक्ट के अंदर पाया जाता है तो वो केमिस्ट्री के अंदर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि जिन बच्चों का एमडी कैट नहीं होता क्लियर, वो धक्का खा खो के जो है इधर ही आ जाते हैं। वो समझते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है आगे इनके लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, जब रिजल्ट एग्जैक्ट। अनाउंस हुआ तो रिजल्ट के बाद जो है, चूंकि इंटरव्यू जो है इधर मुल्तान में लेट स्टार्ट हुए थे, या जी। जहाँ जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट था वहां पे इंटरव्यू डेफिनेटली आपको जो है एक टाइम मिला होगा, मीन 15 दिन का या 20 दिन का। तो इस ड्यूरेशन में बताएं कि आपने जो है ये तैयारी जो है इस ड्यूरेशन में कैसे की, इंटरव्यू की तैयारी स्पेसिफिक कैसे की, इसके बारे में जो है थोड़ा सा बताएं। अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो इंटरव्यू मैंने जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ तो पहली बात तो मैं पहले श्योर तो था कि मेरा टेस्ट पास हो जाएगा, लेकिन इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करता हूं, ये एक बहुत ही एजाज की बात थी कि किसी भी स्टूडेंट के लिए एजाज की बात होती है कि वो पहला ही टेस्ट दे और पहला टेस्ट उसका क्लियर भी हो जाए और इवन वो क्वालिफाई भी कर जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं बहुत खुश था, टीचर्स भी बहुत खुश थे। लेकिन जैसे मैं उसको थोड़ा सा सेलिब्रेट करना चाहा तो मुझे मैंने कहा कि इट्स नॉट टाइम टू सेलिब्रेट, अभी थोड़ा और इसमें एक स्टेप और मजीद रहता है। बिल्कुल तो ऐसे। मैंने उसके लिए तैयारी शुरू कर दी। बहुत से ऐसे मेरे कलीग्स थे जो कि साल हर साल से पीपीएससी की तैयारी करते आ रहे हैं और फिर मुख्तलिफ पोस्ट के लिए सिलेक्ट भी होते रहते हैं और अपनी प्रमोशंस के लिए फर्दर तगदो भी करते रहते हैं। मैंने उनसे कंसल्ट किया जो कि जनरल इंटरव्यूज में काफी एक्सपर्ट हो चुके थे। इसके अलावा मैंने अपने प्रोफेसर से, डॉक्टर तारिक रियाज साहब से जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इसके अलावा मेरे कुछ ऐसे दोस्त जो कि मेरे सीनियर थे, और इवन मेरे कुछ अपने टीचर जो कि 2022 में रेकमेंड हुए थे एज ए लेक्चरर, तो मैंने उन सब से तकरीबन मेरे 30 प्लस ऐसे एक सर्कल था जिससे मैं कनेक्टेड था, जिससे मैं एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा था और उनसे एक्सपीरियंसेस ले रहा था। तो लेकिन इसमें जो मोस्ट बेनिफिशियल मैं अगर कहूँ तो स्टूडेंट्स को यही है केमिस्ट्री लेक्चरर के, कि आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट से उनसे गाइडेंस ले ही नहीं जो कि जनरल इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है। जनरल इंटरव्यू में आपसे जो क्वेश्चन किए जाते हैं आपके सब्जेक्ट इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन किए ही नहीं जाते। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। तो मैंने जितने भी उन स्टूडेंट से, अपने उन कोलीग से जो इन्फॉर्मेशन ली थी जो कि जनरल इंटरव्यू लाइक असिस्टेंट की या लेबर असिस्टेंट की या फिर किसी भी क्लर्क वगैरह की जॉब के लिए तैयारी करें, तो उनके इंटरव्यूज और होते हैं, हमारे सब्जेक्ट के इंटरव्यूज और होते हैं, लेक्चरशिप के इंटरव्यूज और होते हैं। क्योंकि वेटेज जो तो है हमें केमिस्ट्री के अंदर जो है, मेजर वेटेज जो है वो केमिस्ट्री की 80% जो है। तो थोड़ा बहुत जो है वो चेयरमैन साहब जो है ये चेक करने के लिए कि स्टूडेंट्स जो है, कैंडिडेट जो है वो करंट हालात से अवेयर है कि नहीं है, तो 2-3 क्वेश्चन जो है वहां से कर लेते हैं। मोहम्मद नदीम, आप जो है अब ये बताएं कि इंटरव्यू का जो ड्यूरेशन है, आपने जैसे बताया कि पहला ही टेस्ट टेस्ट भी क्लियर हो गया और इंटरव्यू में बैठ गए जाके 3 लोगों के सामने। वो जो 15 से 20 मिनट का ड्यूरेशन, जिससे हर कोई तौबा मांगता है आसान अल्फाज में, जो कि आपका फ्यूचर भी डेफिनेटली डिसाइड करता है फाइनल में कि आपने जो है, क्योंकि 100% वेटेज है उस पार्ट की। अगर उसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली आपकी सीट जो है वो कंफर्म हो जाती है ऑलमोस्ट। तो वो एक्सपीरियंस शेयर करें कि वो 15 से 20 मिनट जो है वो कैसे गुजरे, कौन कौन से जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो आपसे पूछे गए। जी। तो मैं इसमें अगर बताता चलूँ तो सबसे पहले एंट्री होते ही तो मुझे उन्होंने कहा कि आप बैठ जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीट पे जब बैठा तो एक एजाज की बात होती है। जैसे ही मैं बैठा तो मुझसे क्वेश्चन, चेयरमैन साहब ने मुझे खुद इंट्रोड्यूस करवाया और उन्होंने पहले मुझसे क्वेश्चन ये किया
कि जी मोहम्मद नदीम, आपने अपना सेंटर मुल्तान ही क्यों सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप मुल्तान में कब पहुंचे, आप मुल्तान में कितने बजे आए, आप रात को किसके यहाँ रहे, आपने आप यहाँ सेंटर में कितने बजे पहुंचे, आप कितनी देर बाहर वेट करते रहे। मतलब एक जनरल सा उन्होंने ऐसे वो गपशप वाला फ्रेंडली एनवायरनमेंट, जिसको इससे मैं काफी रिलैक्स हो चुका था। फिर उन्होंने एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि आपके अंदर ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो दूसरों में नहीं है, या फिर आपको हम ऐसा क्यों कर। अब ऐसा क्वेश्चन जो होता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के जो होते हैं ऑनर्स हो या प्रिंसिपल हो, ऐसा क्वेश्चन करते हैं। तो मैं ऐसा क्वेश्चन जो था, खैर प्राइवेट इंटरव्यूज दे दे के मैं इस चीज में एक्सपर्ट हो चुका था, तो मैंने उनको उसी तरीके से काफी अच्छा हैंडल किया। तो इसके बाद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे किया गया मैडम की तरफ से, आई डोंट नो हर नेम। सो उसका उनका क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज लेवलिंग इफेक्ट। तो लेवलिंग इफेक्ट, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। सो ये क्वेश्चन था जिसका मुझे उस वक्त मैंने पढ़ा हुआ था, लेकिन उस वक्त मुझे आंसर नहीं आ रहा था, तो मैंने सिंपली सॉरी कर लिया। फिर दूसरा मुझसे क्वेश्चन किया गया कि हाँ भाई बफर सॉल्यूशंस के रिलेटेड, बफर सॉल्यूशंस क्या है। इसी के रिलेटेड फिर क्वेश्चन हुआ कि बफर सॉल्यूशन की एग्जांपल दे दें। मैंने ब्लड की एग्जांपल दी, तो उन्होंने कहा ब्लड में कौन से बफर्स होते हैं। मैंने कहा कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सॉरी कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट का बफर होता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई और एग्जांपल दें, तो मैंने कहा फास्फेट्स के बफर्स होते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ब्लड क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। मैंने कहा ब्लड बेसिक है, स्लाइटली बेसिक है। वो कहते हैं अच्छा बेसिक है, तो फिर इसमें बफर कौन सा है। मैंने कहा एसिडिक बफर है। तो इसी के रिलेटेड फिर क्वेश्चन होते गए, तो उन्होंने फिर साल्ट एनालिसिस पर आ गए। तो मैडम ही अभी तक क्वेश्चन करी थी, तो मैडम ने क्वेश्चन किया साल्ट एनालिसिस के रिलेटेड के हमारे पास जो ग्रुप 2 रेडिकल्स हैं उनकी डिटेक्शन कैसे की जाती है, ग्रुप 1 की डिटेक्शन कैसे की जाती है। और फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि एसिड कौन सा यूज होता है। अब जो वहां पर एसिड यूज हो रहा था, जो मैंने एसिड बताया वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट था। तो मैडम ने एक बार कहा आर यू श्योर, मैंने कहा यस आई एम श्योर, हालांकि वो क्वेश्चन बिल्कुल मैंने गलत बता दिया। तो फिर मैडम ने पूछा व्हाट इज पाम टेस्ट, तो मैंने कहा कि पाम टेस्ट एसीटेट आयन को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। तो वो कहती कैसे किया जाता है। तो मैंने उनको बताया कि जस्ट आपने उसको अपने कंपाउंड को पाम पे रखना, उसको रब करना, फ्रूटी स्मेल आएगी या विनेगर लाइक स्मेल आएगी, तो एसीटेट कंफर्म। कहती आर यू श्योर। हालांकि मैं गलत बता रहा था, उसमें ऐड किया जाता है कंपाउंड्स को, रिएजेंट्स को ऐड किया जाता है, उसके बाद जाके रब करने से होता है। तो मैं वहां पे भी थोड़ा सा पार्शली रॉन्ग था। फिर उसके बाद मेल टीचर थे, आई डोंट नो हिज नेम। सो उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किए। उन्होंने भी क्वेश्चन इसी बफर को ही लेके थोड़ा सा उसको आगे लेके चले। फिर उन्होंने आइंस के बारे में कुछ बातें की। फिर उन्होंने ना एक क्वेश्चन किया व्हाट आर द ग्रीन ग्रीन हाउस गैसेज एंड ग्रीन गैसेज। मैंने ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में एक्सप्लेन किया। तो कहते नहीं, मैंने आपसे ग्रीन गैस के बारे में पूछा, आप ग्रीन गैस के बारे में बताएं। तो मैंने एक बार सोचा कि इट मे बी नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन जो होती है ये इनर्ट गैस होती है। तो मैंने कहा कि तुक्का मारने से बेहतर है, दो तीन पहले गलत हो सकता है बता चुका हूँ, तो अब मजीद नहीं बताता। तो मैंने कहा कि आई डोंट नो। सो वहां पे उसका जो एग्जैक्ट आंसर था वो हाइड्रोजन था, जिसकी कंबस्टन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो फ्रेंडली गैस है। तो इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किया, इसी के रिलेटेड था मेरा, कि व्हाट आर द आर्जिलेशियस एंड कैलकेरियस मटेरियल। अब ये आर्जिलेशियस और कैलकेरियस मटेरियल हम बता चुके हैं, कैलकेरियस कैल्शियम ऑक्साइड का सोर्स होता है, बेसिक होता है। लेकिन वहां पर मैं जल्दी जल्दी में आया, मैं गलत बोल गया, तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत गया। तो सही। ओवरऑल अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो मेरा सब्जेक्ट इतना अच्छा नहीं गुजरा। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो मैं अपनी जो फिजिकल अपीयरेंस है, और मैंने जो अपनी जो फ्लुएंसी थी क्वेश्चन के आंसर देने की, और उनके साथ जो मेरा आई कांटेक्ट था, मैंने इस चीज पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो अगर आप मेरे ख्याल में, अगर आप सब्जेक्ट में कमांड नहीं रखते, आप अपने इन चीजों के ऊपर फोकस रखते हैं, तो आपकी रिकमेंडेशन हो सकती है। अच्छा, जी जो बेसिक चीज़ जो मुझे समझने को मिल रही है आपकी इस ड्यूरेशन से, इंटरव्यू वाले ड्यूरेशन से, जैसे पहला क्वेश्चन का आंसर ना आना, मोस्टली स्टूडेंट क्या बिल्कुल। करते हैं, जब सवाल पहला ही कि जवाब आपको ना आए तो कॉन्फिडेंस यहाँ से ऐसे गिर पड़ता है नीचे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बंदा है। जो है टोटल कंफ्यूज, कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है और वो क्या पूछ रहा है। तो एक चीज जो है खुद एतमादी, वो बता भी रही है आपसे कि चेहरे से भी इस टाइम झलक रही है माशाल्लाह, कि ये जो खुद एतमादी, ये जो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, ये जो है सबसे मेजर जो वेपन है आपका, वो था इंटरव्यू के अंदर, जिसने आपको जो है माशाल्लाह इस दफ़ा रिकमेंडेशन दिलवाई है। तो जी जो स्टूडेंट्स हमारे सुन रहे हैं उनको मैं बताता चलूं, जैसे मोहम्मद नदीम ने पहले भी बताया कि
इनका जो बीएस है वो जीसी यूनिवर्सिटी के किसी सब कैंपस से है। तो जितने भी लोग हमें जीसी यूनिवर्सिटी के सब कैंपस से सुन रहे हैं, अपने आप को कभी भी जो है कमतर नहीं समझना आपने ज़िंदगी में। क्योंकि अगर मोहम्मद नदीम जो है वो पहले ही अटेम्प्ट में जो है अगर लेक्चरार केमिस्ट्री भर्ती हो सकता है, तो आप जो है अपने आप को क्यों लेट डाउन करते हैं? आप भी इंशाल्लाह थोड़ी सी मेहनत करें। देखिए मेहनत जो है अल्लाह पाक किसी की भी रायगा नहीं करता, उसका फल जो है वो लाजमी उसको मिलता है। तो मोहम्मद अदीम, अगर जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, अब आप इनको अगर कोई आप नसीहत करना चाहें तो प्लीज़ इनको कोई नसीहत कर दीजिए। देखिए, थैंक यू सो मच मेरा मैसेज कन्वे करने के लिए, मुझे मौका देने के लिए। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा बच्चों को समझाने के लिए, या ऐसे अपने जो कुलीग्स, अपने जूनियर, या ऐसे हमारे जो दोस्त जो कि तो मैं ये कहूंगा कि हम पढ़ते हैं कि वर्क डन कैसे होता है, तो हम कहते हैं कि फोर्स लगाते हैं और वर्क डन हो जाता है। इसमें बुनियादी बात है, फोर्स लगाने से वर्क, अगर डिस्प्लेसमेंट उसकी डायरेक्शन में हो तो ही वर्क होगा, अगर वो उसकी डायरेक्शन में नहीं है तो वर्क नहीं होगा। तो अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो मेहनत करें, लेकिन मेहनत के लिए डायरेक्शन होना जरूरी है। अब जैसे कि मेरे बहुत से कुलीग, मेरे बहुत से दोस्तों ने मेहनत की थी, बहुत ज्यादा मेहनत की थी, मुझसे भी ज्यादा मेहनत की थी, डिजर्विंग भी थे, लेकिन मसला ये था कि उन्होंने वो प्रॉपर ओरिएंटेशन, वो गाइडलाइन फॉलो नहीं की कि टेस्ट कहाँ से आएगा। अब जैसे कि टेस्ट अगर आना है एफएससी और बीएससी में से, सो अगर वो एमएससी को तैयार कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये काम सही नहीं है। तो मैं अगर टेस्ट का एनालिसिस करूँ तो 10% आपके 10 एमसीक्यूज आते हैं मैट्रिक से, 45 के करीब आते हैं एफएससी से, 30 के राउंड अबाउट आते हैं आपकी बीएससी से, और 10 एमसीक्यूज करीबन मेरे ख्याल में आती है आपकी एमएससी से, 20 आपका जनरल होता है। सही। तो मेरे ख्याल में आप उस हवाले से लेके चलें, अपना पहले बेस से लेके चलें, तो ये आपके लिए बेहतर है। सो मेरी ये तो जो डायरेक्शन है वो आपका फ्यूचर जो है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मोहम्मद नदीम ने कि अगर आपने जाना नॉर्थ में है और आप जा रहे हैं साउथ की तरफ, तो कभी भी आप मंजिल की तरफ नहीं पहुंच सकते। तो डायरेक्शन जो है, जिससे भी गाइडलाइन ले रहे हैं वो डायरेक्शन जो है आप प्रॉपर लें कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। और आपको जो है अगेन मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगा, बड़ी खुशी हुई आपका इंटरव्यू करके कि माशाल्लाह एक जो है एक ऐसी यूनिवर्सिटी से, एक ऐसे सब कैंपस से जो है एक टैलेंट जो है उठ के आया है। तो मैं जीसी यूनिवर्सिटी लैया कैंपस को भी सल्यूट करता हूँ इस चैनल की तवसत से कि माशाल्लाह वहाँ पे ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो कि ऐसे बच्चों को, ऐसे टैलेंट को जो है आगे प्रमोट कर रहे हैं। तो इन्हीं नेक तमन्नाओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।